हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ बजट गॉसिप। और आज हम एक बार फिर आपके साथ आ गए हैं बजट पे कुछ बातचीत करने। लेकिन उससे पहले एक मेजर इवेंट हुआ जो वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई, उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहिनी, अंकित और गीतू मैम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मैम। थैंक यू सर। वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई है, लेकिन वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया। एक और एंटरटेनिंग इवेंट शुरू हुआ, नई पार्लियामेंट का गठन हुआ, नया संसद शुरू हुआ। उसको लेके आप लोगों, अगर मैम आपने ऑब्जर्व किया हो तो बहुत ही एंटरटेनिंग रहा है, बहुत ही फन हुआ है पार्लियामेंट में। बिल्कुल, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में नेल बाइटिंग फिनिश था और इंडिया उसमें सक्सेसफुल रही, वैसे ही पार्लियामेंट सेशन में हमको एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। बट यस, अपोजिशन इस बार स्ट्रॉन्ग लग रही है। अपोजिशन इस बार कुछ कुछ मुद्दों पे अपना ओपिनियन दे रही है और लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है। दैट वी ऑल नो कि एक दूसरे पे जो उंगलियां उठाई जा रही है वो शुरू हो चुका है। बट यस, ओवरऑल पार्लियामेंट सेशन सही रहा, लेकिन जो कामकाज होना चाहिए था वो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द वॉकआउट्स, बिकॉज ऑफ द अपोजिशन बीइंग स्ट्रॉन्ग। थोड़ी एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है फ्रॉम द अपोजिशन एंड ऑल्सो थोड़ी एरोगेंस। मैम, अब सीटें बढ़ी हैं तो एरोगेंस तो आएगा ही। मोहिनी, आपने कुछ ऑब्जर्व किया पार्लियामेंट में इंटरेस्टिंग? हाँ बिल्कुल, मैंने इंटरेस्टिंग ये ऑब्जर्व किया कि जब राहुल गांधी ने ये बोला कि अगर मैं ओम बिरला जी से हाथ मिलाने जाता हूँ तो वो स्ट्रेट खड़े होके बिल्कुल हाथ मिलाते हैं, और अगर मोदी जी हाथ मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा झुक जाते हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए ये तो वही बताएंगे। क्योंकि स्पीकर को किसी पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। हाँ जी अंकित। सर, तो मैंने एक बहुत ही बड़ा हैक समझ लिया है ना, और ये हैक मुझे राहुल गांधी ने दिखाया। अरे ये कैमरा मेरे साइड नहीं है, देखो अभी। मेरे साइड नहीं है भाई, ये कैमरा देख, अभी आ गया। वो उसको हटाने के लिए आपको शिव जी की फोटो दिखानी पड़ती। और ये भी समझ आ गया कि कब कैमरे को कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम लेना है। ये तो मुझे बिल्कुल समझ आ चुका है। तो आप लोग अब देख लो थोड़ा। आई होप अंकित ये यहाँ पे ना चलाया बिल्कुल। ये हैक सीख के अंकित यहीं पे यूटिलाइज करेगा पहले। तो अब इसके बाद बजट सेशन शुरू होगा 22 जुलाई से। मेजर इवेंट हम सब वेट कर रहे हैं उसका। मैम, एक मोटा मोटी आइडिया दे दीजिए कि बजट बनता कैसे है, उसके पहले गवर्नमेंट क्या रिसर्च करती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है तो एक दिन में आके कुछ भी रैंडम तो नहीं बोल देते होंगे लिख के। जी, इस बार का बजट थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज आमतौर पे बजट जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आता है, कैलेंडर ईयर में आता है। लेकिन इस बार क्योंकि इंटरिम बजट पहले आया था बिकॉज इलेक्शंस थे, और अब फाइनल बजट जो है वो आने वाला है। उसका डेट अभी तय नहीं है, 22nd, 23rd, 24th, इसी के बीच में अटकलें लगाई जा रही है। फॉर्मल अनाउंसमेंट अभी अवेटेड है। बजट की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत लंबी होती है, 1 से 2 महीने चलती है। क्योंकि हमारा इंटरिम बजट पहले ही आ चुका था, थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज माइट हैव बीन एड्रेस्ड इनिशियली। बट येस, क्योंकि अब नया गठन हुआ है और सरकार का हम सबको मालूम है, इट्स अ कोएलिशन गवर्नमेंट, नॉट अ मेजॉरिटी वन पार्टी गवर्नमेंट नाउ। उसके चलते पहले सरकार क्या करती है जनरली, वो सर्क्यूलर्स मिनिस्ट्रीज़ को भेजती है कि आप पिछले समय का जो बजट एलोकेशन है वो आपने कितना इस्तेमाल किया, पैसा कितना बचा, कितने डेफिसिट में हैं आप। सो ऑल द मिनिस्ट्रीज़ गेट ए फॉर्मल सर्क्यूलर। वहाँ से जब जवाब आता है कि उनको और उनसे ये भी कहा जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन व्हाट इज़ योर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अब 24-25 के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। सो इस सर्क्यूलर्स के बाद जब रिस्पॉन्सेज मिनिस्ट्रीज़ के आते हैं तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ जो होता है वो होती है कि इंडस्ट्री बॉडीज़ से बातचीत, इकोनॉमिस्ट से बातचीत। सो दीज आर फॉर्मल मीटिंग्स विच हैपन विद द फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोजल्स जाते हैं, इन्विटेशंस जाते हैं टू डिफरेंट इंडस्ट्री बॉडीज़, कभी ऑटो सेक्टर, कभी रियल एस्टेट सेक्टर, कभी बैंकिंग सेक्टर, कभी इकोनॉमिस्ट, कभी एग्रीकल्चर सेक्टर, कभी SMEs। दे ऑल गो एंड मीट फाइनेंस मिनिस्टर एंड वो अपने प्रपोजल्स देते हैं कि ये होना चाहिए। इंडस्ट्री बॉडीज़ लाइक CII, FICCI, PHDCCI, ASSOCHAM, दे ऑल्सो मीट एंड दे से दैट ओके, ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें। सरकार करे या ना करे वो दूसरी बात है, क्योंकि उसे अपने फाइनेंसेस देखने हैं, उसे अपने रेवेन्यूज़ देखने हैं, तो वो आंकलन लगा के देन दे पुट इट ऑन द पेपर्स। सो बेसिकली क्या होता है, बजट इज़ व्हाट, बजट इज़ पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ पे।
So that is how the budget is prepared. और उसके बाद research, as you said, रिसर्च ज़्यादा नहीं होता. रिसर्च तो पिछला डेटा होता है. यू हैव इकोनॉमिक सर्वे जो बजट से एक दिन पहले टेबल होता है. सो ऑल द इकोनॉमिक डेटा इज़ इन दैट सर्वे. सो दैट इज़ व्हाट बजट वर्क्स विथ. बट मैम जैसे मैंने लास्ट टाइम जो हमने कॉन्वर्सेशन की थी जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि बजट से पहले जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक जगह रखा जाता है, उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है. तो वो मीटिंग्स के बाद होता है जब बजट प्रिंटिंग के लिए जाता है. सो देन दीज गाइज डोंट हैव टू मूव आउट. तो वो उसी में कन्फाइंड रहते हैं. अब तो एयर ड्रॉप हो रहा है, इसलिए जा ही नहीं रहा. हाँ बिल्कुल. अब तो ये भी है कि अब बजट डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन होते हैं. आपको पेपर डॉक्यूमेंट्स कम ही होते हैं. लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के लिए यूजुअली यू हैव अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो एक जितनी भी प्रिंटिंग करनी होगी, प्रिंटिंग पहले से बहुत कम होगी. पहले तो बोरियों में आया करते थे, यू नो, ट्रक्स में आते थे, लाद के पार्लियामेंट हाउस पहुंचते थे. पर अब थोड़ा चेंज हो गया है. जब बजट स्पीच शुरू होती है उसके कुछ समय बाद ही यू कैन हैव एक्सेस टू बजट ऑनलाइन. बजट का वेटेज भी कम हो गया इसीलिए शायद कि नहीं, क्योंकि बजट का वेटेज इसलिए कम नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन कम हो रही है. बजट का वेटेज इसलिए कम हुआ क्योंकि सरकार जो है रिफॉर्मिस्ट है. यानी कि वो बजट का इंतज़ार नहीं करती कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स के लिए, बदलाव के लिए, रिफॉर्म्स के लिए. सो इट हैपन्स थ्रू आउट द ईयर. तो पहले बजट में ही सब कुछ बोला जाता था और बाकी साल में हम सब चुपी सादे बैठते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. इफ़ थिंग्स आर टू बी डन और रिक्वायर्ड, देन जो गवर्नमेंट है इट एक्ट्स देन एंड देयर. सो बजट अब वो बजट नहीं रहा. इट्स अ नॉन इवेंट ऑल्सो, बट मार्केट्स टेक इट सीरियसली. बट मैम जैसा कि मोहिनी ने कहा अभी कि उनको एक जगह पे रखा जाता है, लाइक जब भी बजट प्रिपेयर होता है. बट फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ बंदी बनाकर रखते हैं बट बाद में हलवा खिलाकर भी भेजते हैं आपको, मुंह मीठा कराकर भेजते हैं. बिल्कुल. जब प्रिंटिंग के लिए बजट जाता है तो एक हलवा सेरेमनी होती है. इट्स अ फेमस सेरेमनी जहाँ पे हलवा बनता है और सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स जो है वो हलवा खाते हैं. बट ये हलवा का कॉन्सेप्ट क्यों है मैम? कुछ और भी बना सकते थे. मीठा समथिंग मीठा बनने में. मुझे लगता है मैम कि जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ना उनको हलवा पसंद होगा. उन्होंने कहा कि हलवा बना दे, तब से ये चले. जी रीत है हमारी. राइट. मैम अब बजट में गरीबी की बात सबसे ज़्यादा होगी. एक जो बहुत ही फनी डेटा अक्सर सुनने में आता है कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को गरीबों को फ्री अनाज दे रहे हैं. 40 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला. तो टोटल 120 करोड़ लोग हो गए जो गरीबी में थे. मैं आपको टोकना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है. इसके लिए सीधा सीधा मनोज तिवारी जी को हमें बुलाना पड़ेगा यहाँ पे. ये पूरा कैलकुलेशन वही आपको समझा सकते हैं कि कैसे ये चीजें वर्कआउट. तो मिडिल क्लास कहाँ गया, मैं भी जानना चाहती हूँ. सी मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास की जगह है. टैक्सेस दे रहे हैं. आप देखिएगा हम इतने सारे टैक्सेस देते हैं और दिल्ली में जो पिछली फ्राइडे को बारिश हुई थी उसमें क्या हाल हुआ था. यू नो, आई वॉज स्टक फॉर 8 hours ऑन द रोड साइड, ट्रैवल बेयरली a kilometer फ्रॉम माई प्लेस. सो अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको इतने टैक्सेस दे के मिल रहा है तो आई डोंट नो वेयर द मनी इज गोइंग. और दिल्ली की हालत तो और भी ख़राब हो रही है. मैम सीएम ही जेल में है, क्या कर सकते हैं. ये भी बात है. और मतलब हंसने की बात तो नहीं है, पर यू नो ऑन अ सीरियस नोट वी नीड टू लुक इनटू इट कि ऐसे कब तक चलेगा. एग्जैक्टली. और रोड्स चलने लायक नहीं है. एयरपोर्ट पे जाओ तो वहाँ पे छत गिर जाती है. तो अगर ट्रेन्स में जाओ वो रुक जाती है क्योंकि वो लेट आती है बिकॉज ऑफ पानी भर जाता है ट्रैक्स पे. मेट्रो में भी आजकल थोड़ा बहुत पानी हमें नजर आता है. फिर लाइनें लगी होती हैं गेट के बाहर तक. तो अब सोचना पड़ेगा कि नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या इजाद करना है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मोहिनी, मैं आपको एग्जैक्टली ये है जेन जी समझा रहा हूं कि दैट नोएडा इज बेटर देन दिल्ली. और आप मान नहीं रहे. ये तो बहुत बड़ी डिबेट है बिकॉज नोएडा में भी बराबर का जाम है. कि रोड्स खराब है, बारिश का पानी लग जाता है, एयरपोर्ट गिर जाता है. नहीं ऐसा नहीं है. आई मीन every city has its own. और Delhi is the capital of India. We should not speak. We love Delhi. ऐसा नहीं है. But yes, infrastructure के हिसाब से मैम दिल्ली से तो 543 लोग प्यार कर रहे हैं, आना चाह रहे थे, जिसमें से 2 पार्टियां. लेकिन हमें कुर्सियां नहीं चाहिए. सी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग इस सरकार का मेजर फोकस रहा है. और मैं ये मानती हूँ कि आने वाले बजट में भी 24-25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सकता है. पर ये स्पेंडिंग मेजरली हमको पता है पोर्ट्स पे हो रही है, एयरपोर्ट्स पे हो रही है, हाईवे रोड्स पे हो रही है, रेलवेज पे. पर दिल्ली स्टेट इज़ इन अ बैड शेप. आई थिंक दिल्ली रिक्वायर्स अ
focus from the government, state government and central government both. क्योंकि कैपिटल सिटी है, अगर कैपिटल सिटी को आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट स्मार्ट सिटीज़, हम छोटे छोटे शहरों को स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात की थी, जो हुआ नहीं पिछले 10 सालों में, जो अभी भी यू नो वर्क इन प्रोग्रेस है. बट दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई थिंक इट नीड्स स्पेसिफिक अटेंशन. अगेन मैम फिर से थोड़ी सी गरीबी की बात करते हैं. इतनी रिसर्च करती है गवर्नमेंट, इतनी सारी इकोनॉमिक बॉडीज़ हैं, लेकिन हम ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ गरीब कितने हैं इंडिया में, क्या संख्या है, और उसको लेके, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट्स हैं मैम अभी तक सब गरीबी रेखा से बाहर ही निकाले जा रही हैं. सेंसस पे हमको डिपेंड करना पड़ेगा. लेटेस्ट सेंसस जो है उसके हिसाब से जितने गरीबी रेखा से नीचे थे उनको उभारने की कोशिश की जा रही है. और आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स, आई डाउट द फिगर्स, but you know, I have been in touch with many people in rural areas. वहाँ पे डेवलपमेंट तो हुई है. डेवलपमेंट कैसे हुई है? एक शौचालय, I mean all these people speak about that, about houses being given to the rural population. ट्राइब्स में नीचे अंदर गांव में जाके, जहाँ चाहे एक कमरे का सेट ही बना के दिया है सरकार ने, पर दिया है. बट दिस इज़ हैपनिंग. यू नो, एक्सेसिबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ 4G 3G 5G गेटिंग इनटू विलेजेस, दैट इज़ डेवलपमेंट. ये काम तो हुआ है बिकॉज people from those areas are coming forward and talking about it. तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो हाँ, कुछ आंकड़े सत्य हो सकते हैं, पर you know how the figures are. मैम लेकिन बेसिक्स क्या होते हैं मेजर करने का कि ये फैमिली गरीब है या ये गांव में गरीबी ज़्यादा है? उनको जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान हम सुनते थे कि इन 3 बेसिक पैरामीटर्स पे जो भी जज किया जाता था कि हैं या नहीं. अब ये आई गेस हो गया है पूरा. और जितना मैं एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जितना वहाँ पे देख पा रही हूँ, वहाँ पे जो मैम ने डेवलपमेंट की बात की, एग्जैक्टली वहाँ पे डेवलपमेंट है. इनफैक्ट जो किसान क्रेडिट कार्ड सरकार कहती है वो वहाँ तक पहुँच रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कहा जा रहा है. नहीं, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन मैम वो भी जिनके पास ज़मीनें हैं उनको मिलते हैं लोन्स और ये सारी चीज़ें. हाँ, उनके कुछ क्राइटेरियाज हैं बिल्कुल. नहीं, आई थिंक मोहिनी विल बी बेटर इन बेटर पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अ फार्मर फैमिली. मोहिनी, क्या बदला है पिछले 10 साल में? बदला ये है कि लोगों को जो चीज़ें एक्सेस करने में पहले ज़्यादा वक्त लग रहा था ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फार्मिंग में कि आपको छोटे छोटे पेस्टिसाइड्स चीज़ें जो भी आपको यूज़ करनी होती हैं फार्मिंग के लिए, वो सब आपको मिलता नहीं था इतने आराम से. अब सरकार ने उस पर एक तो सब्सिडी लाई है, सरकार काफ़ी सब्सिडी है. मतलब उस पर जैसे अगर उनकी जो अर्निंग्स होती है ना, फार्मिंग जो फैमिली जब एक एग्रीकल्चर की तरफ होती है, तो उनकी जो अर्निंग्स होती है वो ऑलमोस्ट उनकी जो फसल जब वो कटने के तौर पे आती है तब होती है. लेकिन उससे पहले उनको पैसा लगाना पड़ता है. वो पैसा कहाँ से आता है? अब वो पैसा लगाने के लिए सरकार ने वो फैसिलिटी दी है कि आप वहाँ से लोन ले सकते हैं, वो भी कम दरों पे. मतलब अगर आप पूरे साल बाद भी वो पैसा देते हैं वापस, तो आपको 3-4 हज़ार या मैक्सिमम आपको इतना कम, बहुत और अगर आप वो फिर से सबमिट करके निकाल लेते तो कुछ ब्याज नहीं लगता, कुछ इंटरेस्ट नहीं देना होता. बिल्कुल. आई थिंक तो मतलब मैम हम भी नोटिस कर सकते हैं, लाइक जब भी मैं भी अपने अगर गांव जाता हूँ तो वहाँ पे भी जो बेसिक चीज़ें होती थी पहले की, जो लोग दूसरों के खेतों में काम करते थे, ये सारी चीज़ें तो वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि उनके पास भी अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की. वो ईजिली चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं, फंड्स उनको ईजिली मिल जा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू या जैसे भी. तो आई थिंक वो भी अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं. और जहाँ तक बात रही रोटी कपड़ा मकान की, तो रोटी सरकार दे रही है, मकान भी सरकार ने दे दिया है, कपड़े का जुगाड़ वो खुद कर ही लेते हैं. और इसमें एक एडिशन है, डेटा. डेटा because data mobile penetration, so I think that is आजकल तो मोबाइल सबके पास है. रोटी कपड़ा और मोबाइल, नेसेसिटी. कपड़ा तो मोबाइल नहीं, डेटा. मोबाइल नाम वो तो स्मार्टफोन तो आज हर किसी की. डेटा तो मैम मानी जी ने दे दिया है. अब उसके बाद तो लोगों ने उसको ऐसा अपना घर बना लिया है डेटा को, तो अब तो उसे छोड़ ही नहीं सकते हम. यही बात है, 2 दोस्तों ने मिलकर पूरे देश की. बट इस बार के बजट का एम्फेसिस विल बी ऑन रूरल कंजम्पशन विच हैज़ बीन लैगिंग बिहाइंड. यानी कि हमने अर्बन एरियाज़ में जो कंजम्पशन है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं,
वो अच्छे दर पे बढ़ रहा है, कंजम्पशन ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, कि रूरल एरियाज़ में अभी भी कंजम्पशन कोविड के बाद उभरा नहीं है। वहाँ पे maybe more money in the hands of the people, in the sense that not free money, but in terms of giving them better housing, giving them better access to credit, maybe subsidies in terms of interest, lower interest rates. तो consumption को बढ़ाने के लिए सरकार इस बार करेगी ही, because election में भी हमको देखने को मिला है, the current government was lagging behind in the rural population. जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं सबने FMCG स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, तो इसलिए भी वो कंजम्पशन तो बढ़ाएंगे। नहीं, FMCG स्टॉक्स का एक और चीज़ है, इट इज़ नॉट ओनली द बजट, इट इज़ द मॉनसून विच इज़ प्लेइंग आउट वेल। लेकिन मॉनसून को लेके भी अभी एक हो रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ऑल ओवर इंडिया। जून में मैम जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, रिक्वायरमेंट थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेन इज़ नॉट देयर, बट जुलाई में जो डेफिसिट जून का था, हो सकता है उसकी भरपाई होगी, पर मॉनसून इज़ अ बेसिक ट्रिगर। उसके बाद फॉलिंग इनपुट प्राइसेस इज़ अ मेजर ट्रिगर फॉर FMCG स्टॉक्स टू बेटर, or their underperformance vis-a-vis the other sectors which has been doing well. So these three triggers can play out for FMCG. तो इसलिए FMCG stocks जो है वो हमेशा बजट के आसपास या उसके बाद they do well. अगेन मैम, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अमृतकाल में हम चल रहे हैं, और आज भी हमारी पूरी पॉपुलेशन बेसिक्स के लिए ही फाइट कर रही है। ठीक है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स भी तो हम समझ सकते थे कि लाइक हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी। जो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात कर रहे हैं वो अभी तक पॉसिबल होता नहीं। इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। जो 70 साल में हमने मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाया, उसको आप अगर पिछले 10 साल में बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग हब बना के, ग्लोबल हब बना के खड़ा कर दीजिए, इट्स डिफ़िकल्ट। बट अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन, दे आर डूइंग देयर बिट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज स्टिल टू पिक अप, ग्रीन शूट्स आर देयर, पर आप भी स्टॉक मार्केट में ही देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने एक्सपेंशन प्लान्स जो है अपने कर रखे हैं। सो एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, प्लांट बनेगा, कैपेसिटीज़ ऐड होंगी, नौकरियां तभी बढ़ेंगी। सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना की बात तो है, लेकिन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट वी आर इम्प्रूविंग, नो डाउट अबाउट इट। जो हम ये कंपैरिजन करते रहते हैं, लाइक इंडिया वर्सेस चाइना की मैन्युफैक्चरिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मतलब China is scale. China is scale. India is. उन्होंने बहुत कम टाइम में किया है, ऐसा नहीं है कि वो scale. They are working on scale. हम बोलते हैं चाइना की चीज़ें बहुत सस्ती है, क्यों? बिकॉज वो स्केल, मास प्रोडक्शन होती है वो। लेकिन अब चाइना बहुत बुरी हालत में है, बिकॉज उनकी कैपेसिटीज़ जो है वो आइडल है। कोई मतलब अब कोविड के बाद उनके एक्सपोर्ट्स भी घटने लगे हैं, तो द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज़ इन वेरी बैड शेप। प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो भी ख़राब कर रही है। इकोनॉमी की ग्रोथ जो लीडिंग था, लेकिन अब वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वी हैव टेकन ओवर चाइना। लेकिन चाइना का स्केल अभी भी इज़ देयर, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 20 सालों में किया है, अभी इंडिया इज़ जस्ट स्टार्टिंग अप, तो टाइम लगेगा वो स्केल लाने में। Exactly, ma'am. They are at 25-30 trillion dollar economy. We are at 5 trillion. But going to be 7 trillion We soon. are at 5 trillion, but it's a way to go. There's a beginning to everything. तुमको तो सब फटाफट चाहिए। नहीं, फटाफट नहीं चाहिए। इस जनरेशन की प्रॉब्लम टकाटक। We should know the reality. लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, बट आप नहीं, जानो ऐसा तो नहीं। चाइना है कहाँ पर? और उसमें बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन हमने शुरुआत की है, वो अच्छी बात है। कहीं शुरू तो हुए हैं हम, अब उसे Exactly, अब इंडिया के बारे में ग्लोबली बहुत अच्छे से बात की जा रही है, बहुत एक पावर आई है इंडिया के पास ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट आप करने किसी भी फ़ोन के ब्रांड को देखें, जो टॉप ब्रांड्स है, वी ऑल नो देम, राइट? वैसे ही इंडिया का एक ब्रांड बन चुका है पिछले 10 सालों में। पीपल नो इंडिया। कहीं आप बाहर जाओगे तो बोलते हैं ओके, दे वेलकम यू फ्रॉम इंडिया, एंड देन दे टेक द नेम ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट। सो या फिर शाहरुख खान का नाम लेते हैं मैम। ये दोनों सवाल है।
शाहरुख खान का नाम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को सिर्फ 2 लोगों का नाम लेकर बाईपास किया जा सकता है, पहला मिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरा मिस्टर शाहरुख खान। अच्छा, तुम ऐसा भी करोगे? लेकिन शाहरुख खान को एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक भी करती है। अरे वो तो अब कुछ लोग 9/11 कर देते हैं तो। So times are changing for India and I'm sure आज एक रिपोर्ट भी आई है recently, there was a report saying that कि इंडिया की रेटिंग बढ़ाई दी जाएगी अगले 24 महीने में, और जहां हम अभी खड़े हैं अगर रेटिंग में सुधार होता है so then you can see कि इंडिया कहाँ जाएगी। और ये ना भूले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर has said that अभी जो हमने 10 साल में देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो यहाँ पे भी हमें शाहरुख खान की थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है, तो मुझे लगता है ये दोनों एक ही इंसान है। बस ये काफी सिमिलैरिटीज है, और ये सुबह पार्लियामेंट जाते हैं, शाम में शूटिंग। मीम्स देख लेते हैं मैम थोड़े से। मीम राउंड। तो लेटेस्ट मीम जो अभी हमारी टीम ने डिस्कवर किया है वो निर्मला जी का है। वो कहती हैं कि कम टैक्स देना है तो तुम कम पैसे कमाओ। तो मिडिल क्लास का मैम क्या है सीन, टैक्स में छूट कब तक मिल रही है? हो सकता है इस बार मिल जाए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि रेवेन्यूज़ एक्सपेंशन अच्छा हो रहा है, हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन अच्छा हो रहा है। आपका जीएसटी कलेक्शन इज़ अबाउ 1.7 लाख करोड़ पर मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पर यू नेवर नो। मिडिल क्लास होप्स पे जीता है, तो लेकिन मिडिल क्लास अगर टैक्स देता है, मेरी एक शिकायत ज़रूर है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उसको प्रॉपर उसका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ा दो यार, उसको दिक्कतें ना हो, जो दिक्कतें हम फेस करते हैं वो ना हो। बाकी तुम टैक्सेस ले लो, पर टैक्सेस का इस्तेमाल हमारे लिए भी तो करो। आपने लोअर तबके के लिए हमारा टैक्सेस का पैसा जाता है, आप क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, बट हमारे लिए तो कुछ करो। यू डोंट कट द टैक्सेस और डोंट ऑल्टर द स्लैब्स, बट एटलीस्ट गिव अस द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस सो दैट हम बॉदर ना हो, हम अपना काम ठीक से करें। So that is what. और थोड़ा कैपिटल गेन पर भी अगर छूट मिल जाए तो बहुत अच्छा। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब भी बजट होता है उसके पहले हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रिडक्शन हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ऑल्टर हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज टैक्स स्ट्रक्चर जो है आई थिंक इट इज मोर और लेस इंटैक्ट। टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है। होना चाहिए या नहीं कैपिटल गेन्स में? चाहिए तो बहुत। आई डोंट थिंक सो यार, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पीपल आर अर्निंग मनी। 30% टैक्स मैम, 20 No, long term capital gain is just 10%, short term is 15. But they vary between 10 to 30. It's okay, you're earning money, no? क्रिप्टो पे 30% का क्रिप्टो टैक्स है। ट्रेडर्स भाग के दुबई जाके बैठ के वहाँ कमा रहे हैं, वहाँ See, पे crypto is spend कर रहे हैं। illegal, is not a legal, Right, asset to trade in, people are- right? People have started No, but लेकिन मैम जब अगर लीगल government नहीं उस है, पे गेमिंग tax ले रही लीगल है, नहीं तो वो है, लीगलाइज तो कर ही रहे हैं एक तरीके से। नहीं है ना, लेकिन लीगल legalized नहीं है ना, it is not illegal, it has its own pros and cons. So it's like कि आप ड्रग्स का धंधा कर लो, बस हमें टैक्स देते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप नई जनरेशन जो है ना बहुत निकाल लेती है कि ऐसा करो तो टैक्स देते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। पर गेमिंग पे आपका इतना टैक्स था, पर गेमिंग पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, इट इज़ इन डिस्कशन। आप एक अकेले में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते, सो यू हैव टू टेक 10,000 थिंग्स इनटू कंसिडरेशन जब आप एक रूल बुक फ्रेम करते हैं। सो गवर्नमेंट मस्ट बी लुकिंग इनटू इट। बट मैम मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम जो जहाँ से मतलब मिडिल क्लास के लोग जहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी लाइक गेमिंग करके एक लड़का अच्छे खासे पैसे कमा सकता है मिडिल क्लास का, क्रिप्टो ट्रेडिंग या ठीक है एफएनओ ट्रेडिंग, जो भी ट्रेड करके शॉर्ट टर्म कैपिटल अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पे ही सब नहीं, ये question द है। प्रॉब्लम इज अच्छे पैसे कमाना एंड देन द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। इट इज नॉट कि पैसे कमा सकते हैं, पर अगर आपके पैसे डूब गए तो फिर आप क्या, फिर आप कोसेंगे सरकार को ही कि आप लोगों ने यू डिडंट डू एनीथिंग। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैम निर्मला सीतारमण जी बैठी हुई थी, उनके सामने एक ट्रेडर था, उन्होंने पूछा कि मैम रिस्क हमारा होता है, सब कुछ हम करते हैं, हम अपने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद हम जो और प्रॉफिट उस कमाते पे हैं मैम उसका जीएसटी एक लार्ज सर्विस पोर्शन हम आपको चार्ज दे 40 देते हैं। चीजें ये और चार्ज करते हैं, जीएसटी चार्जेस देते हैं, हम ब्रोकरेज देते हैं, सब कुछ देते हैं जब हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं। लेकिन जब हम लॉस कर रहे हैं तब तो ना ब्रोकर हमारे पास आके कुछ कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ना आप हमारी हेल्प कर रहे हो। तो और उस प्रॉफिट में No, आप but then टैक्स you का know, मेजर चंक ले जाते हो। नहीं, आपका सोच ठीक है आपकी जनरेशन के हिसाब से, बट
What if the market cracks and you lose money? There are many suicides that happen because of the market cracking, you know. There are many families जो destroy हुई है because of the market crash. तो market crash कब होगा? Crash बोलो या profit booking बोलो या correction बोलो, आप जो भी बोलो, जब आप उसमें फंसते हो, there is no way out. तब अगर आप borrowed money पे हो, then the interest you are paying, then the borrowed money that you have to recover from the markets, because बहुत कम लोग हैं जो अपने सेविंग से मार्केट में आते हैं. रिमेंबर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी चकाचौंध में गुल हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें बोरो करके, फ्रेंड से बोरो, फैमिली से बोरो, बैंक से बोरो करके मार्केट में डालते हैं, और जब मार्केट क्रैक हो जाता है, दे लूज एनीथिंग एंड देन दे हैव नथिंग लेफ्ट. देयर आर मेनी केसेस, यू नो, पूरी फैमिली की फैमिलीज बर्बाद हुई है जस्ट बिकॉज they got stuck in the markets or they had heavy debt on their heads. So that is where the government plays a role and says that okay, risk को कम करो. तभी वो बोल रहे हैं कि derivatives पे is a hedging instrument. You can't use derivatives as a speculative instrument. तो वो समझा रही है आपको समझना या ना समझना आप तक है, लेकिन वो समझा रही है और आपको समझना चाहिए. There's a risk associated. और अगर मुझे लगता है अगर वो नहीं देंगे, अगर वो नहीं लेंगे इतना टैक्स, तो शायद ये जितने लोग अभी आए हैं इससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा लोग आएंगे मार्केट में. लोगों के आने का नहीं है मोहिनी, द प्रॉब्लम इज दैट वो पैसा कहाँ से लाएंगे. वो आज I'll tell you a story. When I was working with one of the renowned business channels, 3-4 people from a village came to me and said that, ma'am, there was one analyst who gave a call on your channel. We have sold our field to buy that one stock. पहले तो वो ऊपर गया, हम खुश हो गए, हमने कहा कि अभी रुकते हैं. ग्रीड जो मार्केट में बड़ी एक बीमारी है, इट्स अ ग्रीड कि आपको 10-15% मिलता है, आप खुश नहीं होते कि अरे उसने 40% कमाया. उस बंदे की स्टोरी पढ़ के आप बड़े खुश होते हैं कि उसने 40-50% कमाया, मेरे को तो 60% कमाना ही कमाना है. एंड दैट ग्रीड में जब आप आते हैं, सब कुछ बेच बाच के आपने पैसा लगाया उस एक स्टॉक में जो एनालिस्ट टीवी पे आके बोल गया, एंड 5 दिन के बाद वो स्टॉक 15% 20% नीचे होता है, देन यू गेट स्टक बिकॉज आपने कुछ दाव पे लगाया है. अपनी फैमिली के पास पैसा नहीं है खाने पीने को, ये सोच के कि अगले 10 दिन में आप करोड़ रुपए बना देंगे उस स्टॉक से, और वो स्टॉक नीचे आ गया, आपका सब लुट गया. वो आके चैनल्स के सामने रोते हैं. पीपल कम एंड क्राई. व्हाट डू वी पुट अ डिस्क्लेमर, राइट? वी पुट अ डिस्क्लेमर दैट we are not liable for this because analysts come and say. ठीक है मैम, हम अगले एपिसोड में किसी एनालिस्ट को भी बिठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप ये ऐसे. बस थोड़ी देर बाद ही हमारा 1 बजे का शो भी स्टार्ट होने वाला है. लाइफ बर्बाद करने वाली कॉल्स क्यों देते हैं? नहीं, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कॉल दे रहे हैं बट वो डिस्क्लेमर के साथ. रिसर्च गेम है, मैथ्स गेम है, और इसको लोग लॉटरी की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि वो एक दिन में किस्मत बदल देगा, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन. राइट. With this we'll end our episode 2 और हम अब फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे किसी एनालिस्ट को लेके आते हैं अगर मिलते हैं, और उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी कॉल से कितने लोगों की जान गई और कितनों का घर नहीं. और ये भी बात करेंगे बजट से पहले आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए. हाँ, ये भी ट्रैक जी. बस उसके लिए आप अपने खेत मत बेचना. Exactly. And with this we'll say goodbye to our audience. Thank you so much for being with us. Thank you.